भाभी जी, पहाड़ी परिवेश की कहानी। एक पहाड़ी गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में माता पिता, उनका बेटा, उनकी बहू व उनके चचेरे भाई का बेटा रहता है। उनके बेटे की नई नई शादी हुई है। कैमरा घर पर जूम होता है और फिर घर के क्रियाकलापों को दिखाता हुआ रसोई में चाय बनाती सुरमा पर फोकस होता है। वह चाय के गिलास में चाय डाल रही है और फिर वह चाय लेकर घर के सदस्यों को चाय देती नजर आती है। उसके ससुर बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और सास गोबर निकाल रही है। वह आवाज़ देती है, सुरमा, जी आओ, चाय पी लो। सास, आती हूँ बहू, आती हूँ, वहीं पर ढक कर रख दो। फिर सुरमा चाय लेकर अपने देवर जीत के पास जाती है। वह बेटा पढ़ाई कर रहा है। उसकी नज़र भाभी जी पर पड़ती है। वह उठ खड़ा होता है। जीत, आओ आओ भाभी जी, आपका जीत सिंह के महल नुमा कमरे में स्वागत है। भाभी, हाँ हाँ ठीक है, लो गरम गरम चाय पी लो देवर जी। जीत भाभी के हाथ से चाय लेता है। भाभी बैठो ना। भाभी, अभी आपके भाई साहब को चाय देनी है मैंने, बाद में बैठूंगी। सुरमा चाय लेकर चल देती है। अब उसकी ट्रे में चाय के 2 गिलास हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वह अंदर घुसती है, देखती है उसका पति सोया पड़ा है। वह चाय मेज पर रखती है और अपने पति को उठाने का प्रयास करती है, मगर पति है कि उठता ही नहीं। वह पास रखे पानी के लोटे को उठाती है, पानी अपनी अंजलि में लेती है और तभी अचानक उसका पति उसे बाहों में लेकर बेड पर खींच लेता है। सुरमा के हाथ से लोटा गिर जाता है। उसके हाथ का पानी उसी पर गिर जाता है और अमर जोर जोर से हंसने लगता है। सुरमा, देखो तुमने तो मुझे डरा दिया, ऐसा करना ठीक नहीं, कहीं हार्ट अटैक पड़ गया तो, कहकर अपने पति की नाक को हिलाती है। अमर, अरे मुझे देखकर डर गई। सुरमा, अचानक बाघ जैसे झपटोगे तो डर नहीं लगेगा क्या? और तभी उसकी सास की आवाज आती है। सास, बहू, ए बहू। सुरमा अपने को अमर से छुड़ाती है और अपने कपड़े ठीक कर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ती है। दृश्य बदलता है। अमर तैयार है शादी के बाद अपनी ड्यूटी जाने को। सुरमा उसका बैग उठाकर बाहर आती है और वह आगे बढ़ती है। अमर अपने माँ पिताजी के पांव छूकर विदा लेता है। दोनों गुमसुम से वीरान रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक पानी का धारा आता है। अमर सुरमा को झिझक कर कहता है, अमर, सुरमा अब तुम लौट जाओ, आगे घना जंगल है और फिर बाघ भालुओं का भी तो डर है, मैं चला जाऊंगा सुरमा। सुरमा अमर के चेहरे की तरफ ध्यान से देखती है और उसकी आंखों से आंसू की धार सी बहने लगती है। अमर सुरमा को गले से लगा लेता है। उसकी भी आंखें नम दिखाई देती है। वह रूंधे गले से बोलता है, अमर, अरे सुरमा रो मत, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, लंबी छुट्टी लेकर आऊँगा सुरमा, 7 दिन की तो बात है। उसके आंसू पोंछता है। सुरमा, अपना ध्यान रखना, जंगल के रास्ते संभल के जाना, वहाँ जंगल में रात को बाहर मत आना। अमर, अरे ठीक है सुरमा, उस जंगल में कोई मैं अकेला तो नहीं, वहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, समझी सुरमा, इसलिए तुम डरो मत। सुरमा, मेरी एक बात मानोगे? अमर, हाँ हाँ सुरमा, कहो, मैं जरूर मानूंगा। सुरमा, ये जंगल वाली नौकरी को छोड़ दो, मुझे तुम्हारा जंगल में रहना बहुत डराता है जी। अमर, हाँ हाँ छोड़ दूंगा, पहले दूसरी नौकरी तो मिल जाए। सुरमा, तो ठीक है, अब दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। अमर, हाँ भाई हाँ, और वह सुरमा को अपने से चिपका देता है। सुरमा कसमसा के अलग हटती है और कहती है, सुरमा अब आप जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। अमर बड़े ही भावुक होकर सुरमा से विदाई लेता है। सुरमा उसको जाते हुए तब तक देखती है जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो जाता। दृश्य बदलता है। जीत पहाड़ी पगडंडी पर बदहवास दौड़ा जा रहा है। वह अपने घर के बाहर रुकता है, आवाज़ देता है, जीत, ताऊ जी, ताऊ जी। घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती।
वह जैसे ही सीढ़ी चढ़ने को होता है वैसे ही सुरमा बाहर आती है, उसको देखती है, आशंकित होकर पूछती है, सुरमा, क्या हुआ देवर जी? ताऊ जी की जगह भाभी जी को देखकर शक पका जाता है, अपने को संभालता है और बोलता है, जीत, भाभी जी, ताऊ जी कहाँ हैं? सुरमा, खेत से आने वाले हैं। अरे वो देखो देखो, आ रहे हैं। जीत अपने ताऊ की ओर भागता है, पास पहुंचकर उनके गले से लग जाता है। ताऊ जी, अरे क्या हुआ, बोल, तू रो क्यों रहा है? जीत, अनर्थ हो गया ताऊ जी, न जाने किसने। आगे के शब्द पूरे नहीं कर पाता, हकलाने लगता है। ताऊ, अरे बोल तो, क्या हुआ? और तभी सुरभा भी वहां पर पहुंच जाती है। जीत, अमर भैया ताऊ जी। ताऊ, क्या हुआ अमर को? जीत, ताऊ जी, न जाने किसने भैया की हत्या कर दी। और जोर जोर से रोने लगता है। ताऊ, क्या? उसका सिर घूमने लगता है और सुरमा यह सुनकर बिना कुछ कहे मूर्छित हो जाती है। गांव के लोग आने लगते हैं। जीत रोते रोते ताऊ व भाभी को होश में लाने का प्रयास कर रहा है। दृश्य बदलता है। सुरमा दुखी सी सफ़ेद साड़ी में चौक की सफाई कर रही है और उसके ससुर जी तिवारी में बैठे ध्यान से बहू को देख रहे हैं। सुरमा बहुत दुखी है और उसकी आंखों में आंसू हैं, जिन्हें वह साड़ी के पल्ले से छुपाने का असफल प्रयास कर रही है। और तभी घर के भीतर से जीत तैयार होकर अपने बैग के साथ बाहर आता है और बोलता है, जीत, ताऊ जी मुझे आशीर्वाद दो कि देहरादून जाते ही मुझे नौकरी मिल जाए। ताऊ जी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटे, जा, तुझे देहरादून पहुंचते ही नौकरी मिल जाएगी और बेटे तो हमेशा खुश रहना। जीत ताऊ के पांव छूता है। ताऊ आशीर्वाद के रूप में उसके सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ताऊ जी, बेटा देख, अमर के दुख से तेरी ताई जी चली गई। अब मेरे छोटे भाई की अमानत के रूप में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। परदेश जाकर अपने इस बूढ़े ताऊ को भूल ना जाना बेटे। जी, कैसी बात कर रहे हैं ताऊ जी? आप तो मेरे भगवान हैं, जिन्होंने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस ना होने दी। भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो सिर्फ नौकरी के लिए जा रहा हूँ ताऊ जी। अगर हमारे पहाड़ पर काम धाम होता तो क्या मैं आपको छोड़कर जाता? कभी नहीं। मेरे माजी पिताजी सिर्फ आप हैं ताऊ जी। यह कहते हुए वह भावुक हो जाता है और ताऊ जी जीत को गले से लगा देते हैं। तभी सुरमा सीढ़ी चढ़कर आती है, देवर का बैग उठाती है और सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है। ताऊ जी, बेटा तू हमेशा खुश रहना, बस अब इस बुढ़ापे में मुझसे बहू का दुख देखा नहीं जाता बेटे। सोचता हूँ मेरे मरने के बाद बहू का क्या होगा। वैसे भी अभी बहू की उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल। पूरी जिंदगी पड़ी है उसकी, कैसे कटेगी? मुझे बहुत चिंता सताती है बेटे। जी ताऊ जी, आप चिंता मत करो, आपका ये बेटा जिंदा है ताऊ जी। भाभी जी के सुख दुख का ध्यान मैं हमेशा रखूँगा। ताऊ जी, अच्छा बेटा, तू जा, पहुँचते ही फ़ोन करना। जेब से पैसे निकाल कर उसे देते हैं। ताऊ जी, ले बेटे, ये तेरे खर्चे के लिए है, अगर कम पड़ेंगे तो बताना। जीत पैसे लेता है और सीढ़ी उतरने लगता है। आगे आगे सुरमा और पीछे पीछे जीत और साथ में खामोशी। दृश्य बदलता है। ताऊ जी रामानंद घर में अपनी गाय को पानी पिला रहे हैं और तभी वीर सिंह आते हैं। वे दिखने में अमीर लग रहे हैं। वीर, रामानंद भाई साहब, कैसे हैं आप? रामानंद, ठीक हूँ। आज कैसे रास्ता भूल गए वीर भाई? वीर, भाई साहब क्या कहूँ, काम में कुछ ऐसा उलझा रहा कि आने का समय ही न मिला। रामानंद, हाँ भाई वीर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है और मेरा वक्त कटता नहीं है वीर भाई। वीर, घर में सब ठीक है भाई साहब? रामानंद, कैसे होंगे वीर भाई, घर में एक मैं और मेरी बहू। जीत भी नौकरी के लिए देहरादून चला गया है। वीर, आपकी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? रामानंद, घास के लिए गई हैं भाई, चलो अंदर चलकर बैठते हैं।
दोनों तिवारी में बैठते हैं। रामानंद पानी लाकर देता है और बोलता है, रामन, मैं चाय बनाकर लाता हूँ वीर भाई। वीर, ना ना भाई साहब, आप बैठो तो सही। रामानंद बैठ जाता है। वीर, भाई साहब, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है और वैसे भी उनकी उम्र 20 साल है। आपने कुछ सोचा है बहू के बारे में? रामानंद, मैंने कुछ नहीं सोचा है वीर भाई, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वीर, भाई साहब, बहू की तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम्हारे बात कैसे कटेगी, जरा सोचो तो सही। रामन, ये सब सोच सोचकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ वीर भाई, मगर मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। वैसे भी बहू के मायके में उनकी सौतेली माँ ने साफ साफ कह दिया है कि बहू की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। वीर, रामानंद भाई, मैं एक सलाह देता हूँ, बहू की दूसरी शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। रामानंद, पर विधवा से कोई क्यों शादी करेगा वीर भाई? और अब वीर और रामानंद की बातचीत कैमरा दूर से दिखाता है। रामानंद की चमकती आंखों पर कैमरा फोकस आउट हो जाता है। दृश्य बदलता है। रामानंद घर में बैठे हैं, वे कुछ सोच रहे हैं। वे अपनी बहू को आवाज देते हैं, रामन, सुरमा बेटी यहाँ आओ तो। सुरमा अपने ससुर के पास आकर खड़ी होती है और बोलती है, सुरमा, जी पिताजी। रामानंद, बेटी मैं बहुत चिंता में हूँ। सुरमा, किस चिंता में पिताजी? रामानंद, बेटी देखो, तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है और कल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर बेटी तेरा क्या होगा? सुरमा, पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रामानंद, देख बेटी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अमर चला गया, तेरी सास भी चली गई और अब इस बुढ़ापे में मेरा भी कोई भरोसा नहीं है बेटी। तू बस मेरी एक बात मान ले। सुरमा, क्या बात पिताजी? रामानंद, बेटी तू दूसरी शादी कर ले, मैं कन्यादान करूंगा और मेरी चिंता खत्म हो जाएगी बेटी। रामानंद, बेटी तू दूसरी शादी कर ले, मैं कन्यादान करूंगा, तब मेरी चिंता खत्म हो जाएगी बेटी। सुरमा, नहीं नहीं पिताजी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, अब मैं बस आपकी सेवा करूंगी, कहकर घर के भीतर भाग जाती है और बिस्तर पर लेटकर मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रामानंद जाकर उसका सिर सहलाने लगते हैं। उनकी कुछ बातचीत हो रही है जिसे कैमरा दूर से दिखाता है और अंत में सुरमा बेड पर बैठकर सिर झुका देती है। दृश्य बदलता है। जीत एक चाय पानी के होटल से बाहर आ रहा है और जैसे ही वह सड़क पर पहुंचता है तो उसे दूर राघव वह उसके साथ एक लड़का दिखाई देता है। वह उसकी तरफ बढ़ता है तो दोनों तब तक एक कार में बैठकर चले जाते हैं। जीत उनको जाते हुए देखता रह जाता है। दृश्य बदलता है और 2 दिन बाद जीत चाय के होटल में बैठा चाय पी रहा है और तभी एक लड़का आता है और उसकी मेज के पास खाली कुर्सी पर बैठ जाता है। वह चाय का ऑर्डर देता है। जीत उसको ध्यान से देखता है तो उसे 2 दिन पहले का सीन याद आ जाता है। जीत, कल मैंने आपको राघव के साथ देखा था। लड़का, आप राघव को जानते हैं? जीत, राघव तो हमारे गांव का है, उसके पिताजी बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। लड़का, मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ, पास में ही उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस है। जीत, क्या मैं राघव से मिल सकता हूँ? लड़का, नहीं। जीत, क्यों? लड़का, वे अपने घर चले गए हैं, परसों उन्हें छोड़ने ही जा रहा था मैं। जीत, फिर कब आएंगे? लड़का, अब तो वे शादी के बाद ही आएंगे, अगले हफ्ते उनकी शादी है। ये देखो, मेरे को शादी का कार्ड दिया है। एक फाइल खोलता है और उसमें से कागजों के बीच से शादी का कार्ड निकाल कर दिखाता है। जीत कार्ड को ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही उसकी नज़र दुल्हन के नाम पर पड़ती है वह चौंक जाता है। उसे देखकर लड़का बोलता है, लड़का, क्या हुआ, चौंके क्यों? जीत, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जीत खड़ा होकर लड़के से हाथ मिलाता है और चल देता है। दृश्य बदलता है। सुरमा दुल्हन बनी एक कमरे में बैठी है। कुछ लड़कियां उसके साथ बैठी हंसी मजाक कर रही हैं। एक लड़की, दीदी आप का दूल्हा तो हीरो है, हीरो। दूसरी लड़की,
बहुत बड़े घर का है। तीसरी, अब तो रानी बनकर रहेंगी हमारी दीदी। लड़कियां बोल भी रही हैं और हंस भी रही हैं, मगर सुरमा सिर झुकाए बैठी है। और उधर जीत पहाड़ी रास्ते पर दौड़ता दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। कैमरा इंटरकट में दुल्हन बनी सुरमा व दौड़ती जीत को दिखाता है। जीत एक जगह पर छिपकर गुंडों को चकमा दे देता है। कैमरा कमरे से बाहर का दृश्य दिखाता है तो अंदर से लड़कियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और तभी जीत आता है और बाहर खड़े एक लड़के से पूछता है, जीत, भाभी जी कहाँ हैं? लड़का इशारे से कमरे को दिखाता है। दृश्य बदलता है। जीत इशारे से सभी लड़कियों को बाहर जाने को कहता है। जीत, भाभी जी आप किससे शादी कर रही हैं? सुरमा सुनी आंखों से जीत को देखती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह सिर झुका लेती है। जीत, अरे भाभी जी, इस हरामी के बाप ने अमर भाई का खून किया था। सुरमा, क्या? जीत, हाँ हाँ भाभी जी हाँ। सुरमा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीत, भाभी जी होश में आओ, ये दोनों बाप बेटे जल्लाद हैं। अचानक सुरमा खड़ी होती है और दौड़ती है। जब तक जीत को समझता, सुरमा कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। जीत चिल्लाता है, भाभी जी सुनो, भाभी जी सुनो। कैमरा दिखाता है कि सुरमा एक खाली कमरे में घुस जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। वह अपने आप से कहती है, अब मरना ही ठीक है, ये दुनिया बेकार है। कमरे के कोने में पड़ी रस्सी का फंदा बनाकर वो लगाती है और गले में डालती है। और उधर जीत जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा है। एक लड़का दरवाज़ा खोलता है। जीत बाहर आता है। वह पूछता है, जीत, भाभी जी कहाँ हैं? लड़का भागते हुए उस कमरे में गई हैं। जीत दौड़कर कमरे के दरवाजे में पहुंचता है। दरवाज़ा खटखटाता है मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वह कंधा मारकर दरवाज़ा खोलता है तो सुरमा फंदे पे लटक जाती है। जीत चीते की तेज़ी से अपनी भाभी को नीचे से पकड़कर उठा लेता है और तभी लोग आकर फंदा गले से निकालते हैं। सुरमा को जीत बेड पर लिटा देता है। वह बेहोश हो जाती है। जीत अपनी भाभी के पांव पकड़कर रोने लगता है। जीत, भाभी जी ये आपने क्या किया? फांसी, आत्महत्या? अरे मुझ पर विश्वास तो करते। और तभी सरपंच हुआ जीत के ताऊ जी आते हैं। रामानंद, बेटी ये तूने क्या किया? रोने लगते हैं। और तभी बीर भी पहुंच जाता है। बीर, ये क्या हो गया? सरपंच, पता नहीं बीर जी, सुरमा ने फांस लगा ली। बीर, अरे क्यों? जीत गुस्से से बीर की तरफ घूमता है और बोलता है, जीत मैं बताता हूँ। दृश्य बदलता है और कहानी फ्लैशबैक में चलने लगती है। सुरमा की शादी नहीं हुई है। वह अपने सौतेली माँ के घर से घास के लिए जा रही है और राघव उसका रास्ता रोकता है और कहता है, राघव, सुरमा तू मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं तुझसे रोज मिलने आता हूँ और तू मुंह फेर कर चल देती है। सुरमा, राघव देख, तू मेरे आगे पीछे मत आया कर, समझा? राघव, सुरमा मेरी बात मान, मेरे साथ शादी कर ले। सुरमा, अरे तू जा, नहीं तो पत्थर से तेरा सर फोड़ दूंगी। दृश्य बदलता है। सुरमा व उसकी एक सहेली धारे में बंटा भर रही हैं और तभी राघव आता दिखता है। सुरमा, चल चल देख, वो हरामी आ गया, मुझे रोज परेशान करता है। लड़की, अरे वो मुझे भी परेशान करता है, उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। दोनों बंटा उठाए फटाफट चल देते हैं। दृश्य बदलता है। बीर व राघव घर के कमरे में बैठे हैं। बीर राघव को समझा रहा है। बीर, बेटा राघव तू उस लड़की को भूल जा, अब उसकी शादी होने वाली है, ये देख उसकी शादी का कार्ड। राघव, पिताजी कैसे भूल जाऊं उसे? बीर, बेटा तू देहरादून चला जा, वहाँ देहरादून में हमारी प्रॉपर्टी का कारोबार है, तू वहाँ जाकर कारोबार संभाल और फिर धीरे धीरे तू उसे भूल जाएगा बेटे। राघव देहरादून ऑफिस में नशा करने लगता है। वह नशे में रहता है और सुरमा को याद करता है। एक बीर का खास कर्मचारी देव को फोन लगाता है। कर्मचारी, साहब जी, छोटे साहब दिन रात यहाँ पर नशा करने लगे हैं। बीर, उसे हो क्या गया है? कर्मचारी, नशे में किसी लड़की का नाम लेते रहते हैं। बीर, किसका नाम? कर्मचारी, ओ सुरमा साहब जी, सुरमा। बीर का चेहरा चिंताग्रस्त हो जाता है, बोलता है,
वीर: ठीक है, मैं देखता हूँ। वह फ़ोन रखकर अपने से बोलता है। वीर: इसका नशा कैसे छुड़ाऊँ? ये मेरा इकलौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर इतनी धन दौलत का क्या होगा? कौन होगा वारिस? वीर के चेहरे पर चिंता के भाव नजर आने लगते हैं। दृश्य बदलता है। अमर को घने जंगल में कुछ लोग घेर लेते हैं और उसे चाकू से मारकर भाग जाते हैं। दृश्य बदलता है। जीत: सरपंच जी, इसी ने अमर भाई की हत्या की थी। और तभी दूल्हा बनकर राघव पहुंच जाता है। राघव: मेरी सुरमा को क्या हो गया? जीत: राघव, अपनी गंदी जुबान से भाभी जी का नाम मत ले, हत्यारा कहीं का। राघव का सिर इस बात को सुनकर झुकता चला जाता है। उसे याद आता है जब वीर उसको फ़ोन लगाकर बताता है। वीर: बेटा, अब तो कभी नशा मत करना। देख, मैंने तेरी जिंदगी का कांटा निकाल कर फेंक दिया है। राघव: क्या पिताजी? और फिर कैमरा दूर से उनकी बातें दिखाता है। राघव फ़ोन रखता है और हंसता है, कहता है। राघव: सुरमा, आ रहा हूँ मैं। सरपंच: इन दोनों बाप बेटों को पकड़ कर ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। कुछ लड़के फांसी वाली रस्सी से दोनों को बांधते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। सरपंच: जीत बेटा, तुझे यह सब कैसे पता चला? जीत: सरपंच जी, देहरादून में इसके एक हमराह से मेरी दोस्ती हो गई, उसी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सरपंच: पर बेटे, तेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, वे कौन थे? जीत: सरपंच जी, वे वही वीर के भाड़े के गुंडे थे जिन्होंने अमर भाई की हत्या की थी। सरपंच: पर वे तेरे पीछे क्यों पड़े थे? सरपंच जी, वे गुंडे वीर ने मेरे पीछे लगाए थे। वीर नहीं चाहता था कि मैं शादी में पहुंचूं, क्योंकि इसको मालूम हो गया था कि मुझे हकीकत का पता चल गया है। सरपंच: साले बड़े शैतान हैं, इंसान के भेष में भेड़िए। कैमरा बेड पर लेटी सुरमा पर फोकस होता है और हल्की सी हलचल उसकी उंगली में जीत को दिखाई देती है और वह चिल्ला पड़ता है। जीत: देखो देखो, भाभी जी जिंदा हैं। रामानंद अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरता है और बोलता है। रामन: अब बहू के पहाड़ जैसे जीवन का क्या होगा? इससे अच्छा मर ही जाती। सरपंच: भाई साहब, ऐसा मत कहिए, भगवान जो करता है भले के लिए करता है। रामानंद: अब कौन करेगा इससे शादी? एक कलंक और लग गया, चौक से बारात लौट गई। सरपंच: बेटा जीत, अब तेरे ताऊ जी की इज्जत का सवाल है। बेटे, अब तुझे ही सुरमा का हाथ थामना होगा। जीत: अरे सरपंच जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सरपंच: हाँ बेटा, तूने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरमा की जिंदगी बचाई, और अब बेटे, तुझे ही सुरमा की जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। सरपंच सुरमा का हाथ जीत के हाथ में दे देता है और तभी सुरमा की आंख खुलती है। वह अपना हाथ जीत के हाथ में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू छलकाने लगते हैं। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। कहानी समाप्त।